हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर। इस सेट में भी हम प्रीवियस ईयर के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उनको हमने समाहित करने का प्रयास किया है, जो आपके हर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम पहुंचते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज इस सेट में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली ढंग से आपको सारे प्रश्न को देखने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन डी घटोत्कच। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं MPPCS प्री 1991 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तो बिना देर किए हम आपको इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। और जान लीजिए, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, ठीक है। और इन्होंने अपना जो शासनकाल की शुरुआत किया था इन्होंने 319 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 319 ईस्वी में जो इन्होंने अपने शासन की शुरुआत की, तभी से गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो क्लियर है, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन ए बर्मा से, ऑप्शन बी थाईलैंड से, ऑप्शन सी कंबोडिया से एंड ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। और ये क्वेश्चन देखिए 43वीं BPSC प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। क्या है इसका सही जवाब? है ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। प्राचीन काल में जो है बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से है, और ये पता हमें चलता ताम्रपत्र के लेख से, ठीक है दोस्तों। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। और ये क्वेश्चन देखिए UPPCS प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। अब इस प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी आपसे पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने किन 2 स्थानों से अशोक स्तंभ को उठाकर दिल्ली लाया था, तो वो जवाब टोपरा और मेरठ होगा। इनको भी ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में एंड ऑप्शन डी लाहौर में। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं RAS RTS प्री 1999 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध संत जो थे सलीम चिश्ती, इनके ही आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे अकबर ने सलीम नाम से पुकारा। बचपन का नाम सलीम था, और जब ये बड़े हो गए तो उसका नाम जहांगीर हो जाता है। तो सलीम की प्राप्ति मतलब अकबर ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जो है कि संत सलीम को शेख उल हिंद की उपाधि दिया था। किसकी? शेख उल हिंद की उपाधि दिया था। ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक इतिहासकार ने पानी की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? ऑप्शन ए खफी खान, ऑप्शन बी काशीराज पंडित, ऑप्शन सी दत्ता जी पिंगले एंड ऑप्शन डी हरचरण दास। और ये क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ प्री 2003 ईस्वी में ये भी PCS का क्वेश्चन है दोस्तों। या इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है काशीराज पंडित। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हो रही थी तो काशीराज पंडित ने उसे अपने आँखों से देखा था। अब इसकी ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा 14 फरवरी 1761 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई की जब बात हो ही गई है तो ये सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों की ओर से सदाशिव राव जी थे
और अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली थे, इसमें जो है मराठों की हार हो जाती है और अफ़गानी विजयी हो जाते हैं। ठीक है, ये इतिहास में, भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है कि मील का पत्थर साबित हुआ है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856 एंड ऑप्शन सी जनवरी 1857 एंड ऑप्शन डी फरवरी 1857। और ये क्वेश्चन 47वें बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया। क्लियर है? इसका जवाब बताइए। जो अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल प्रयोग किया था वो कब किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों दिसंबर 1856 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1856 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया था, है ना। और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था। इसमें क्या हुआ कि भारतीय सेना में ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेज़ जो है उनकी धार्मिक भावना के साथ खेल रहा है और उन्होंने फिर बगावत कर दी। जो आपको मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की और वो जान रहे हैं कि फिर उसके बाद 1857 ईस्वी भारत में पूरे भारत में लगभग शुरू हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी पीपुल, ऑप्शन सी ट्रिब्यून एंड ऑप्शन डी वीर अर्जुन। और ये क्वेश्चन देख रहे यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2008 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो पहले तो इस प्रश्न का हम जवाब दे देते हैं। इस प्रश्न का जवाब था वंदे मातरम। अब ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा अटपटा लग सकता है। प्रश्न में देखिए उर्दू शब्द की चर्चा है, लेकिन ये आपको जो पत्र जो निकाला गया था वो वंदे मातरम के नाम से निकाला गया था। लेकिन वंदे मातरम में देखिए शब्द का चयन ऐसा किया गया जो लगता है संस्कृत का, लेकिन ये पत्र निकला था उर्दू भाषा में। अब थोड़ा सा और ये जो है कि वंदे मातरम पे हम गौर कर लें कि लाहौर से जो है, इसके अलावा जो है लाहौर से ही एक द पीपुल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी निकाला गया था। तो क्लियर है कि लाहौर से 2 पत्र का प्रकाशन हुआ था। एक है वंदे मातरम जो उर्दू में था और दूसरा था द पीपुल जो अंग्रेजी में था। क्लियर है दोस्तों? बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72 एंड ऑप्शन डी 82। और ये क्वेश्चन 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। अब ये कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया जाता है और इनका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1916 में एंड ऑप्शन डी 1923 में। और ये क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ यूडीए एलडीए प्री 2007 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। अब बहुत से लोग इसका जवाब 1912 बताते हैं जो गलत है। अब ये देखिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी कब घोषणा किया था? 1911 ईस्वी में। तो जाहिर सी बात है जब इनका घोषणा हुआ तभी तो दिल्ली जो है कि भारत की राजधानी बन गई, भले उसका स्थानांतरण 1912 ईस्वी में किया गया है। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में एंड ऑप्शन डी 1947 में। और यह क्वेश्चन RAS RTS प्री 1997 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था और इसमें अंग्रेज़ों ने भारत को बिना उनकी स्वीकृति के जो है कि युद्ध में शामिल कर लिया। इससे क्या है कि भारत के लोग
खफा हो गए और इनके विरोध में 22 अक्टूबर 1939 में, कब 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। इस खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस का आह्वान किया था, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में एंड ऑप्शन डी झारखंड में। और ये क्वेश्चन देखिए 44वें बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। रेगुर मिट्टी को दूसरी भाषा में काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, काली मिट्टी बोलिए या काली कपासी मिट्टी बोलिए, ये दोनों के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कई बार इसे काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल एंड ऑप्शन डी साजा। और ये क्वेश्चन देखिए MPPCS प्री 1990 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो हम बता दे रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खैर। और ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा खैर के बारे में जान लीजिए। खैर वृक्ष भारत में जो है सूखे क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है, मतलब खैर वृक्ष भारत के जो सूखा इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी GS घोष एंड ऑप्शन डी BP पाल। इसका सही जवाब बताना है, विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी को, 25 मार्च 1914 ईस्वी को होता है। और इन्होंने जो है, इसका जन्म हुआ था अमेरिका के आइबोवा प्रांत में। और 2006 ईस्वी में जान लीजिए इनकी जो है कि योग्यता को देखकर, इनके योगदान को देखकर 2006 ईस्वी में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए खाद, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी ऊनी चीनी एंड ऑप्शन डी ऊनी वस्त्र। और यह क्वेश्चन MPPCS से प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए नेपा नगर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है अखबारी कागज। अब ये जानिए नेपा नगर है कहाँ? नेपा नगर आंध्र प्रदेश का बुरहानपुर जिला में स्थित है। कहाँ? बुरहानपुर जिला में। और इसकी स्थापना जो है ना दोस्तों 1947 ईस्वी में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। ऑप्शन ए कांडेला, ऑप्शन बी कोचिन है, ऑप्शन सी पारादीप एंड ऑप्शन डी मार्मुगोआ। और ये क्वेश्चन है UPPCS से प्री 2017 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है पारादीप, क्योंकि पारादीप बंदरगाह जो है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ देगा। ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए कोटोपेक्सी, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलायू एंड ऑप्शन डी वेसुवियस। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं दो महत्वपूर्ण एग्जाम में, UPPCS मेंस 2006 में और UPPCS प्री 2009 ईस्वी में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किलायू। किलायू जो है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहता है हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है।
ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी कश्मीर। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आईएएस प्री 1995 ईस्वी, आरएएस आरटीएस प्री 1999 ईस्वी और आरएएस आरटीएस प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएएस में भी पूछा गया है। तो बताइए अराकान योमा जो पर्वत है किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों म्यांमार। ठीक है दोस्तों, भारत में जब जो है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब मानसून भारत में प्रवेश करने लगता है तो वह अराकान योमा पर्वत से जो है कि अवरोध उत्पन्न होने के कारण वो भारत की तरफ मुड़ता है और पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पेरू की राजधानी है ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी लीमा, ऑप्शन सी मैड्रिड एंड ऑप्शन डी काराकस। और ये क्वेश्चन देखिए एमपीपीसीएस प्री 2006 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है और यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर एंड ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। और ये क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए जलमंडल का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व में सबसे ज़्यादा गहराई वाला क्षेत्र जो है मैरियाना ट्रेंच वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसलिए सबसे बड़ा जलमंडल का जो क्षेत्र है वह प्रशांत महासागर को माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वन एंड ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2003 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष वन। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डील कर लीजिए, जो शीतोष्ण शंकुधारी वन जो है शंकु वृक्षी वन जो है उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूँकि दोस्तों हमारी कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर लें, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से बोल रहे हैं। तो आपसे मदद की हम गुंजाइश रखते हैं कि अगर आपको कहीं भी वर्ड समझने में अगर परेशानी होती है तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा पीछे करके फिर से रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी घनत्व एंड ऑप्शन डी वाष्पदाब। और ये क्वेश्चन देखिए आईएएस प्री 1997 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? द्रव का बूंद जो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र जो ग्रहण करता है उसका क्या कारण है? उसका कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है कि द्रव जो है का जो स्वतंत्र पृष्ठ है वह न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है, वह क्रिया पृष्ठ तनाव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है? ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे एंड ऑप्शन डी अन्य बिंदु पर। और ये क्वेश्चन देखिए आरओ मेंस 2017 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना दोस्तों कि व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब इस पर विस्तार से हम जब दृष्टि दोष के बारे में हम जब बताएंगे उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन ए पानी के बहाव से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से एंड ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। और ये क्वेश्चन देखिए 47वीं बीपीएससी प्री 2005 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के छोड़ने से। अब एक चीज़ और जान लीजिए, एयर कंडीशनर में भी जो है संपीड़ित गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, क्या है? साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी वेबनेट एंड ऑप्शन डी इंटरनेट। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा जो है कि चेंज कर लीजिएगा। इसका प्रश्न का देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक ही चीज़ आ गया है। ऑप्शन बी में आपको इंट्रानेट पर लिखना है दोस्तों, और ऑप्शन डी में क्या लिखिएगा? इंट्रानेट। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 12 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटा एंड ऑप्शन डी 1 वर्ष। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के सतह की ऊंचाई जो है कितनी है? जब ये कृत्रिम उपग्रह जो है कहाँ पर स्थित होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी के सतह से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होता है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम एंड ऑप्शन डी यूरेनियम। और ये क्वेश्चन देखिए 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लूटोनियम। क्योंकि जापान और के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु एंड ऑप्शन डी हरित पादप। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2016 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए पोषक स्तर का प्रथम जो स्तर है वह क्या कहलाता है? तो पोषक स्तर का जो स्ट्रक्चर है उसको आप भली भांति जानते हैं। वो जो है कि इस तरह शंकु के आकार का होता है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर सर्वाहारी होगा और सबसे नीचे जो है एक तरह से शाकाहारी नहीं के पेड़ पौधे होंगे। तो वही पूछा जा रही है सब प्रथम जो स्तर है उसमें कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरित पादप। ठीक है, ऑप्शन बी पे जो है कि शाकाहारी जंतु होता है, ऑप्शन सी पे मांसाहारी जंतु एंड लास्ट में सर्वभक्षी जंतु होता है। चलिए आगे। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला एंड ऑप्शन डी दूध। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस प्री 1995 ईस्वी में पूछा गया। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत या सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है वो बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंवला। अब ये देखिए एक तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन सी खासकर खट्टे फलों में पाया जाता है और उनमें से आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑप्शन ए घास से, ऑप्शन बी शैवालों से, ऑप्शन सी वृक्षों से एंड ऑप्शन डी धान के खेतों से। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी लोअर सब प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है सबसे अधिक मात्रा में कौन उत्पादित करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? शैवालों से। अब इसमें बहुत से साथी गलत आंसर मार देंगे और वृक्ष बताएंगे, जो गलत है। बल्कि शैवाल जो है ऑक्सीजन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी खरगोश एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं झारखंड पीसीएस प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भेड़, ऑप्शन ए में है। और भेड़ का जो पहला सफल क्लोन जंतु बनाया गया था इसका यही जवाब है कि भेड़ का ही सबसे पहले सफल क्लोन जंतु बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट
माना जाता है? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट एंड ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी आरओ ARO प्री 2021 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अब हॉट स्पॉट के बारे में जब चर्चा किया गया है तो ये बताइए हॉट स्पॉट क्या है? तो सिंपल सा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसा स्थान जहां प्रजातियों की प्रचुरता और स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है परंतु इसके अस्तित्व पर भी निरंतर संकट बना हुआ है। क्लियर? हॉट स्पॉट ऐसा स्थान है जहां पर स्थानिक प्रजातियों की अधिक मात्रा में संख्या पाई जाती है, मतलब लोकल जो है कि पशु की उसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर क्या है? ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी बोनीफिश, ऑप्शन सी शार्क एंड ऑप्शन डी स्तनधारी मैमल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी स्तनधारी यानी मैमल। अब देखिए ये जो है कि ड्यूगोंग के बारे में बताया जाता है कि यह विशाल समुद्री स्तनधारी है ना, लॉर्ड मैरीन मैमल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। और ये क्वेश्चन भी देखिए यूपी लोअर सब प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? विश्व में सबसे बड़ा जो है कि कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मैक्रोन, ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी एसिटिलीन। और ये क्वेश्चन देख लीजिए उत्तराखंड PCS प्री 2010 ईस्वी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस सब प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्रोन। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी जापान। और ये क्वेश्चन देखिए यूपी PCS प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जापान, है ना। वर्ल्ड फैक्ट बुक अद्यतन जो रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित किया है उसके हिसाब से जापान जो है विश्व में उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला देश है। और वहाँ का जो है ना क्षेत्रफल जो है कि वन का 68.5% क्षेत्रफल पाया जाता है उनकी मुख्य भूमि का। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और ऑप्शन डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके। और ये क्वेश्चन देखिए 41वीं BPSC प्री 1996 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रोसेस है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी वो वैध प्रोसेस है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा जो है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, निर्देशक तत्व क्या है? ऑप्शन ए वाद योग, ऑप्शन बी अवाद योग, ऑप्शन सी कठोर एंड ऑप्शन डी लचीले। और ये क्वेश्चन भी देखिए MP PCS प्री 2013 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में क्या है? यानी नीति निर्देशक तत्व के मामले में कि ये क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है अवाद योग। यानी नीति निर्देशक तत्व पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व पर जब हम विस्तार से बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हम जरूर बताएंगे। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के अधिकार में आता है कि वह जो है कि नागरिकों को कौन सी सुविधा प्रदान करेगा और कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38,
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा एंड ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो क्लियर है भारत के राष्ट्रपति को आप कैसे हटा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी संसद के द्वारा। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लीजिए कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि 2 बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। एक 1994 में जो 39वीं हुआ था और 2005 ईस्वी में जो 47वीं बीपीएससी हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और ये क्वेश्चन RAS-RTS प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। जनहित याचिका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी चीज़ें हम पॉलिटी में विस्तार से बताएंगे। जनहित याचिका के बारे में सिंपल सा है, कोई भी नागरिक समाज का कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित के संबंध में न्यायिक उपचार के लिए वह न्यायालय जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय, समाज या किसी व्यक्ति के वह जो है कि व्यक्तिगत हित के संबंध में या सामूहिक हित के संबंध में कोर्ट जाया जा सकता है। ये है जनहित याचिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी जयललिता। और ये क्वेश्चन देखिए MPPCS प्री 1990 और यूपी लोअर स्पेशल प्री 2004 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। कब? 1963 ईस्वी में। तो सुचेता कृपलानी से रिलेटेड कई सारी बातें हैं। यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री हैं और यह 1963 ईस्वी में मुख्यमंत्री बनी और यह यूपी के इतिहास की चौथी मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा जान लीजिए और बातें कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वहीं जो है कि सरोजिनी नायडू जो है कि पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है? और ये क्वेश्चन जो है कि लास्ट में 10 क्वेश्चन हम बिहार स्पेशल से लेते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर एंड ऑप्शन डी नवादा। और ये क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी प्री 2019 से पूछा गया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और उसके बाद एक चीज़ और डिस्कस कर लीजिए कि इन वनों का सर्वाधिक वन प्रतिशत, सिंपल, एक घने पतझड़ वन में पश्चिमी चंपारण, लेकिन वन का प्रतिशत सबसे अधिक जो है वह कैमूर में है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा इस पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए ब्राइट बिहार, ऑप्शन बी हम सबका बिहार, ऑप्शन सी ब्लिसफुल बिहार एंड ऑप्शन डी बिहार इज़ द बेस्ट। और ये क्वेश्चन देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ब्लिसफुल बिहार। और ये जो है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है किया गया था 1980 ईस्वी में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार में पर्यटन को प्रोत्साहन देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए तारीख ए हिंद से, ऑप्शन बी तबकात ए नासिरी से, ऑप्शन सी ताज उल मासिर से एंड ऑप्शन डी तारीख ई मुबारक शाही से। और ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तबकात ए नासिरी से।
तबकात एक नासिरी ग्रंथ है जिसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया था। और इसके तबकात नासिरी जो है, इसके लेखक कौन है? मिरहाज उस सिराज, ये इनका पूरा नाम है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस सब नाम को पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, किस स्थान पर आदिवासियों ने बिहार के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध एंड ऑप्शन डी काठियावाड़। और ये क्वेश्चन देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए किस स्थान पर? तो जाहिर सी बात है इसमें राज्य या जगह का नाम दिया गया है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो आदिवासियों ने विद्रोह किया था वह कहाँ पे था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार, क्योंकि बिहार में ही जो है कि आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और कई सारा विद्रोह है, जैसे कोल विद्रोह 1831-32 में। कब? कोल विद्रोह 1831-32 में। उसी तरह संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और उसी तरह जो है कि मुंडा विद्रोह भी हुआ था 1895-1900 ईस्वी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोपाल एंड ऑप्शन डी जयपुर। और ये क्वेश्चन देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब है, हम बता दे रहे हैं, गुल्लक बच्चा बैंक वो पटना में स्थित है। भाई साहब हम बिहारी बहुत आगे हैं इस मामले में। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना किया है बिहार वासियों ने पटना में। और कब किया है वो भी देख लीजिए, 14 नवंबर 2009 ईस्वी में। 14 नवंबर हम जानते हैं कौन सा है? बाल दिवस। और बाल दिवस के अवसर पर 2009 ईस्वी में बिहार में पटना में गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी जीएस लाल एंड ऑप्शन डी बहाव अली। और ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी प्री 2018 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो भाई साहब 1937 ईस्वी में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मोहम्मद यूनुस ने तो 1937 में इनका नेतृत्व किया, लेकिन उन्होंने जो है 17 जुलाई 1937 को, तो ये जान लीजिए 1937 के 13 जुलाई को उन्होंने नेतृत्व किया। वहीं 3 दिन यानी 4 दिन के बाद 17 जुलाई को वो रिजाइन दे देता है। 20 जुलाई को उसी साल यानी उसी महीने में 20 जुलाई को उनका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया जाता है। तो इस तरह प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व को लेकर कई सारे टॉपिक उभर कर आएंगे कि श्री मोहम्मद यूनुस ने 13 जुलाई को उनका नेतृत्व किया, 17 जुलाई को रिजाइन दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह ने उसका नेतृत्व किया। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद एंड ऑप्शन सी हरगोविंद एंड ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। और इनके बाद जो है कि प्रामाणिक गुरु है, उनके बाद इनकी अलग इतिहास शुरू हो जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है, पटना के निकट होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए इसका जन्म कब होता है। 22 सितंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। कहाँ पर? पटना साहिब में। और ये जो है उसके बाद खालसा पंथ की भी स्थापना करता है। ठीक है, तो खालसा पंथ के संस्थापक के नाम पर गुरु गोविंद सिंह का नाम याद किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन ए लोकमान्य, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकहितवादी एंड ऑप्शन डी लोक नेता। और ये क्वेश्चन देखिए 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 ईस्वी में पूछा गया है। तो बताइए जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो पहला देख लीजिए, इसका पहली बात तो इसका जवाब दे लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये बाकी 3 उपनाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाना जाता है, वहीं लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
49 किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए जी के गोखले, ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये क्वेश्चन देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा जाता है। तो बताइए किनके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। और ये कब होता है? 9 अप्रैल 1909 ईस्वी को। कब? 9 अप्रैल 1909 ईस्वी को। और कहाँ पर? बिहार का भागलपुर जिला है वहाँ पर। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और स्वतंत्र भारत में बिहार की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। और इत्तेफाक से इनका जन्म जो है कि कहलगांव में हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बहुत बड़ी बात, बिहारी पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन सी बाबू राम प्रसाद, ऑप्शन सी बाबू गोपाल प्रसाद एंड ऑप्शन डी बाबू महेश्वर प्रसाद। और ये क्वेश्चन 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 ईस्वी में पूछा गया है। अब क्लियर है, अब बाबूजी से काम नहीं चलेगा, इसका पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। तो बताइए बिहारी जो समाचार पत्र था उसका संपादक कौन था? तो इसका संपादक था भाई साहब ऑप्शन डी बाबू माहेश्वर प्रसाद। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, और एक से बढ़कर एक सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और इसे दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।